नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक समीक्षा की बारीकियों को समझने वाले हैं। ये कोई टिपिकल फाइनेंस बुक नहीं है। असल में ये कियोसाकी के अपने दो पिताओं की कहानी है। एक गरीब पिता जो थे तो बहुत पढ़े लिखे, पर पैसों के मामले में थोड़े तंग रहे। और दूसरे अमीर पिता जिनकी फॉर्मल एजुकेशन शायद उतनी नहीं थी, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट थे, है ना। बिल्कुल। तो ये किताब इन्हीं दोनों के नजरिए का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा पेश करती है। तो आज इस चर्चा का मकसद है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, इसकी खूबियां क्या हैं, कमियां क्या हैं और आज भी ये कितनी प्रासंगिक है, इसको समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक जो किताब देती है वो है वित्तीय शिक्षा की जरूरत। कियोसाकी का तर्क है कि हमारे स्कूल हमें नौकरी करना तो सिखाते हैं, हाँ, लेकिन पैसा मैनेज करना या उसे बढ़ाना वो नहीं सिखाते। सही बात है। जैसे संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज। कैश फ्लो कैसे काम करता है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। वो कहते भी हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे ताकतवर संपत्ति है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है किताब का कोर कॉन्सेप्ट, संपत्ति बनाम देनदारी। मतलब एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, हाँ, जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई या स्टॉक्स। हाँ, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपका पर्सनल घर का लोन या कार का लोन। कियोसाकी का एक बड़ा मशहूर कोट है ना, अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझ बैठते हैं। ये वाकई सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल। और फिर एक और दिलचस्प आइडिया है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। मतलब सिर्फ सैलरी के लिए काम करने के बजाय आप ऐसा कुछ करें कि पैसा आपके लिए पैसा कमाए। हाँ, इन्वेस्टमेंट के जरिए या पैसिव इनकम से। बिल्कुल। निष्क्रिय आय। उनका वो कहना कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है। और अगर हम इसे थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो ये मानसिकता और डर के मुद्दे से जुड़ जाता है। समीक्षा भी ये पॉइंट उठाती है। अच्छा। हाँ, कि पैसा खोने का जो डर होता है ना, वो कई लोगों को रिस्क लेने से या कुछ नया करने से रोकता है। अमीर डैड वाली सोच कहती है रिस्क लो, सीखो। गरीब डैड वाली सोच कहती है बच के रहो। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है उद्यमिता, मतलब अपना बिजनेस करने पर जोर। हाँ, कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो, अपना कुछ शुरू करो। लेकिन सवाल यह है कि ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या उतना ही आसान है? समीक्षा इसकी ताकतों और कमजोरियों पर क्या कहती है? देखिए, समीक्षा मानती है कि किताब की सबसे बड़ी ताकत इसकी सरल भाषा है। मतलब मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत आसानी से समझा देती है। हाँ, कोई भी पढ़ सकता है। और ये हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, नौकरी, पढ़ाई, रिटायरमेंट को लेकर, उसे सीधे सीधे चैलेंज करती है। तो एक तरह से ये मानसिकता में बदलाव लाने में कामयाब होती है। और शायद इसीलिए इसका टोन बड़ा प्रेरक है। पढ़ने वाले को जोश आता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कुछ सिद्धांत तो वाकई कालातीत हैं, जैसे एसेट लायबिलिटी वाला फंडा, वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। हाँ, वो तो है। लेकिन समीक्षा कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करती है। जैसे ये व्यवहारिक सलाह थोड़ी कम देती है। मतलब फिलॉसफी ज्यादा है, एक्शन प्लान कम। अच्छा, मतलब क्या सोचना है ये बताती है, पर कैसे करना है वो उतना नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये जो अमीर पिता बनाम गरीब पिता का फ्रेमवर्क है ना, वो कई बार असल जिंदगी की जो जटिलताएं हैं उनको शायद थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे हर कोई शायद एंटरप्रेन्योर ना बन पाए या ना बनना चाहे। बिल्कुल। और कुछ सलाहें तो काफी विवादास्पद भी मानी जाती हैं। जैसे वो कहते हैं कि ऊंची पढ़ाई हमेशा जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। या नौकरी की सिक्योरिटी पर सवाल उठाना, ये सब बातें शायद हर किसी के लिए सही ना हो। और कुछ आलोचक तो ये भी सवाल उठाते हैं कि ये अमीर पिता की कहानी कितनी सच्ची है। कहीं ये सिर्फ नाटकीय प्रभाव के लिए गढ़ी तो नहीं गई। मतलब किस्सों पर संदेह भी है। ये भी एक एंगल है। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? मतलब किन लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए? समीक्षा कहती है कि ये टीनेजर्स के लिए, यंग अडल्ट्स के लिए, या जो लोग पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में अभी नए नए हैं, हाँ, बिगिनर्स, उनके लिए, और जो अपना बिजनेस शुरू करने की सोचे हैं उनके लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। बेसिकली जो पैसों को लेकर अपनी सोच बदलना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग पहले से ही इन्वेस्टमेंट में माहिर हैं या बहुत डिटेल्ड टेक्निकल जानकारी चाहते हैं, उन्हें शायद इसमें कुछ खास नया न मिले। समीक्षा ने इसे 5 में से 4.2 स्टार दिए हैं
और इसे फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक अच्छी फाउंडेशनल बुक माना है। तो मतलब ये किताब शायद आपको सीधा सीधा ये न सिखाए कि इन्वेस्ट कैसे करें, लेकिन ये पैसे को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल सकती है। बिल्कुल और कई बार सोच बदलना ही पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। सही कहा। और देखिए, इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर जैसा कि ओसाकी कहते हैं, पारंपरिक शिक्षा हमें आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं देती और किताब खुद भी बहुत साफ साफ प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं बताती, तो फिर आज के दौर में कोई व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से कैसे उठाए, ये सोचने वाली बात है।